जब तक सब लोग जुड़ते हैं तब तक मैं कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ। इससे आप लोगों को याद होगा पिछली पढ़ी हुई चीजें। ये बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का पूरे भारत में कैवां स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। बेबी, आपका आंसर गलत हो रहा है। 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप लोगों को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ये चीज पता है आप लोगों को? राजस्थान सही उत्तर है। अच्छा, ये बताइए बिहार का राजकीय चिन्ह कौन सा वृक्ष है? राजकीय चिन्ह। बिल्कुल, बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? बिल्कुल, एक दो वर्ड भी टाइप कीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। किशनगंज। राइट आंसर किशनगंज है। बिहार में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? विधान परिषद की कितनी सीटें हैं बिहार में? बिल्कुल, 75। राइट आंसर। विधान सभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? बिल्कुल, 243। विधान सभा का 243, विधान परिषद का 75। लोकसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? बिल्कुल, लोकसभा की कुल सीटें बिहार में आपको 40 है। जन घनत्व की दृष्टि से बिहार में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? जन घनत्व की दृष्टि से। राइट आंसर शिवहर होगा। जनसंख्या की दृष्टि से पटना और जन घनत्व की दृष्टि से शिवहर। नहीं, लोकसभा सीट अभी 40 ही है। नया कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। चलिए, ये सारी बातें आप लोगों को कल के क्लास में बताए थे। अब हमको लगता है कि लगभग जितने लोगों को जुड़ना है वो क्लास में जुड़ चुके हैं, और जो लोग अपने धुन में मस्त हैं तो वो नहीं जुड़े हैं। ठीक है, वो बाद में अपना रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो कल जहाँ तक पढ़ाए थे उससे आगे जो नोट का बचा हुआ हिस्सा है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी जो है वे अपने मार्ग को बहुत ज्यादा बदलती है। प्रत्येक वर्ष इसके द्वारा उत्तर बिहार में बाढ़ आती है, जिनसे जान माल की काफी क्षति होती है। इसलिए बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का जो राज्य गीत है ना, बिहार का राज्य गीत वह है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार
तुझको सत सत बंधन बिहार, यह बिहार का राज्य गीत है। इस गीत को कवि सत्यनारायण ने लिखा है। हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा ने इसे संगीतबद्ध किया है। इसे क्या क्या है, संगीतबद्ध किया है। और इस राजगीत को आधिकारिक तौर पर 2012 में अपनाया गया। तो बिहार का जो राजगीत है वह क्या है? मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंधन बिहार। बिहार के राजगीत मेरे भारत के कंठहार को लिखने का काम कवि सत्यनारायण ने किया है और इस गीत को संगीत देने का कार्य हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा ने किया है। इसे आधिकारिक तौर पर 2012 में अपनाया गया। चलिए, ये तो बिहार का राज्यगीत हो गया। आप लोग बता सकते हैं भारत का राष्ट्रगीत कौन है? राष्ट्रगीत। बिल्कुल, वंदे मातरम। राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय हे, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। और राष्ट्र गीत जो है वह है आपको वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ नाम की किताब लिखी उसी से यह वंदे मातरम लिया गया है। चलिए, ये तो बिहार का राज्यगीत हो गया। बिहार का जो राज्य प्रार्थना है ना, और हाँ, झंडा गीत हमारा हिंद देश का प्यारा झंडा है। ठीक है। बिहार का राज्य प्रार्थना जो है वह है ऐसी परवाज दे मालिक की वतन नाज करे। बिहार का राज्य प्रार्थना है ऐसी परवाज दे मालिक की वतन नाज करे। ठीक है। यह सरकारी स्कूलों में आपको गाया जाता है चेतना सत्र में। और एम आर चिश्ती ने आपको बिहार का राज्य प्रार्थना लिखा है। और इसे भी बिहार शताब्दी वर्ष 2012 में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। आप लोगों को पता है 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था, तो उनके 100 साल बाद 2012 में, यानी आज से कितना साल पहले, 9 साल पहले, आपको बिहार में स्थापना का शताब्दी समारोह मनाया गया। और इसी शताब्दी वर्ष समारोह में बिहार के राज्य गीत को भी अपनाया गया और राज्य प्रार्थना को भी अपनाया गया। याद रखिएगा, बिहार का राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंधन बिहार है न। और इस राज्य गीत को सत्यनारायण ने लिखा है। हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा ने इसे संगीतबद्ध किया है। और बिहार का जो राज्य प्रार्थना है वह है ऐसी परवाज दे मालिक कि गगन नाज करे। ये एम आर चिश्ती के द्वारा लिखी गई है और इसे भी बिहार शताब्दी वर्ष समारोह 2012 में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया है। देखिए, इस नोट में बिहार के बारे में जो एकदम कॉमन जानकारी है वो दी गई है, बहुत गहराई में नहीं है। जो कॉमन जानकारी है, जो एकदम भिभिया है, वो चीज लिखा गया है। देखिए, बिहार में वैसे वन या जंगल जो है बहुत ही कम है। केवल बिहार के 7.1% क्षेत्रफल पर वन या जंगल है, जबकि आपको किसी भी क्षेत्र के कम से कम 33% भाग पर वन या जंगल होना चाहिए। वहाँ बिहार के केवल 7.1% भाग पर वन या जंगल है। और उसमें भी अधिकांश वन जो है वह पर्णपाती किस्म के हैं।
जो अपने पत्ते को वर्ष में एक बार गिरा देती है, इस तरह के वन बिहार में ज्यादा है और वनों का क्षेत्रफल बिहार में बहुत ही कम है। देखिए, बिहार में आपको सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं हैं। बिहार में सबसे ज्यादा किस व्यावसायिक बैंक की शाखाएं हैं? यदि यह क्वेश्चन में पूछे तो आपका उत्तर होगा बिहार में सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं हैं। बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है ना, यानी चीनी मिलें बिहार में बहुत पहले स्थापित हुई थी। हालांकि आज जो उस समय की चीनी मिलें थी वो दुर्दशा को झेल रही है, क्योंकि कच्चा माल गन्ना का उत्पादन बिहार में उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन फिर भी बिहार का यदि सबसे पुराना उद्योग पूछा जाए आपको, तो आपका उत्तर होगा चीनी उद्योग। देखिए, नेपाल की सीमा से बिहार के 7 जिले लगे हुए ना। जैसे मान लेते हैं सुपौल जिला है, मधुबनी जिला है, अररिया जिला है। इस तरह से 7 जिला बिहार का न किससे जुड़ा हुआ है? नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है पटना जिले के लोगों की है। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा बिहार में कहाँ पर है? पटना जिले की है। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक अखबार सर्व हितैषी था, जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक सर्व हितैषी था, जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक सर्व हितैषी था, जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देखिए, बिहार का जो राजभाषा विभाग है वो बहुत सारे पुरस्कार देती है, जिसमें 3 पुरस्कार काफी फेमस है। एक ग्रियर्सन पुरस्कार, यह पुरस्कार जो है मैथिली और मगही भाषा में जो लिखित पुस्तक है, तो उसमें जो उत्कृष्ट पुस्तक है उनके लेखक को ग्रियर्सन पुरस्कार दिया जाता है। एक है भिखारी ठाकुर पुरस्कार, जो भोजपुरी साहित्य में दिया जाता है, यानी भोजपुरी भाषा में जो उत्कृष्ट साहित्य की रचना करते हैं उनके लेखक को बिहार राजभाषा विभाग के द्वारा भिखारी ठाकुर पुरस्कार दिया जाता है। और एक है विद्याकर कवि पुरस्कार, जो कि हिंदी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। बिहार राजभाषा विभाग के द्वारा ग्रियर्सन पुरस्कार मैथिली और मगही भाषा में लिखित पुस्तकों पर दिया जाता है। भिखारी ठाकुर पुरस्कार भोजपुरी साहित्य में दिया जाता है और विद्याकर कवि पुरस्कार हिंदी साहित्य में दिया जाता है। बिहार राज्य भाषा विभाग के द्वारा चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र के विद्वान को दिया जाता है। विद्यापति पुरस्कार हिंदी में लोक साहित्य की रचना करने वाले विद्वानों को दिया जाता है। और उपेंद्र महारथी पुरस्कार जो है कला और शिल्प के क्षेत्र में बिहार राजभाषा विभाग के द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ पर इस पेज में बिहार के जो कुछ चर्चित व्यक्ति हैं उनके जो उपनाम हैं उनका मैंने उल्लेख किया है। हालांकि ये बुक का पेज है लेकिन इम्पोर्टेंट था, इसको इसलिए इस पेज को यहाँ पर हमने रखा है। आप लोग कुंवर सिंह का नाम सुने होंगे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था।
और उसे बाबू उपनाम दिया गया है, यानी उसे बाबू कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। जगदीशपुर आरा के जमींदार थे कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान था, तो कुंवर सिंह का उपनाम जो है बाबू है। विद्यापति का नाम आप लोग सुने होंगे। विद्यापति हमारे मिथिला के थे। दरभंगा, अब तो मधुबनी जिला का जो बिस्फी प्रखंड है, बिस्फी, वहां पर विद्यापति का जन्म हुआ था। बहुत बड़े रचनाकार थे वे, और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति का उपनाम मैथिल कोकिल है। तीसरा नाम है राजेंद्र प्रसाद। कौन नहीं सुने होंगे राजेंद्र प्रसाद का नाम, जिसके कॉपी पर लिखा गया था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, परीक्षार्थी परीक्षक से ज्यादा योग्य है। कुशाग्र बुद्धि के धनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का को देशभक्त या अजात शत्रु भी कहा जाता है। देश रत्न या अजात शत्रु, ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के क्या है, उपनाम है। आप लोगों ने जयप्रकाश नारायण का भी नाम सुना होगा। जयप्रकाश नारायण बिहार में जन्म लिए थे, पटना जिले के सिताब दियारा नामक गांव में। कब? 1911 में। जयप्रकाश नारायण 1974 में छात्र आंदोलन खड़ा किए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, और कांग्रेस के 30 वर्षों की सरकार को उखाड़ फेंक कर 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार को स्थापित किए थे। इस जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, और जन नायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, और जन नायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। आप लोगों तक हमारी आवाज जा रही है ना? चलिए, अच्छी बात है। अब अगला नाम आप लोगों के सामने है जगजीवन राम का। बिहार के थे जगजीवन राम। इसी का पुत्री है आपको मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की अध्यक्षा भी रह चुकी है। जगजीवन राम दलित वर्ग के बहुत बड़े नेता थे, और उसे बाबूजी उपनाम से भी जाना जाता है। जगजीवन राम का उपनाम है बाबूजी। अगला नाम है बैद्यनाथ मिश्र। बैद्यनाथ मिश्र जो है बहुत बड़े कवि थे, आपको घुमक्कर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे बैद्यनाथ मिश्र। और बादल को घिरते देखा है, आप लोग कविता पढ़े होंगे, बादल को घिरते देखा है। ये बैद्यनाथ मिश्र की ही रचना है, और इसे नागार्जुन उपनाम से भी जाना जाता है। बैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन उपनाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह का भी नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और इसे बिहार केसरी उपनाम दिया गया है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण को सिंह को। रामधारी सिंह दिनकर का भी नाम आप लोग सुने होंगे। बिहार के गंगा के किनारे सिमरिया में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, और इन्होंने अपने कलम से क्रांतिकारी रचनाएं की। रश्मि रथी जैसे अमर काव्य को लिखने का दिनकर जी ने काम किया, और भारत में अभी तक केवल 2 कवि हैं जिसको राष्ट्र कवि का उपाधि दिया गया है।
एक मैथिली शरण गुप्त और दूसरा रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि का उपाधि मैथिली शरण गुप्त को मिला है और रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। अनुग्रह नारायण सिंह का नाम भी आप लोग पढ़े होंगे। श्री कृष्ण सिंह के सहयोगी थे अनुग्रह नारायण सिंह, और इसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। और बैद्यनाथ मिश्र जिसे नागार्जुन कहा जाता है, उसे बाबा उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बिहार के कुछ चर्चित व्यक्ति के उपनाम हो गए। हालांकि कुछ चर्चित व्यक्ति और छूट गए हैं बिहार के। फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि हमारे बगल के अररिया जिले के ओराही हिंगना गांव के रहने वाले थे, जिन्होंने प्रति परिकथा और मैला आंचल जैसे विश्व प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास लिखने का काम किया। वो भी बिहार के फेमस व्यक्ति रहे हैं और आंचलिक कथाकार उपनाम से या जाने जाते हैं। देखिए, भारत में नागरिक क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। भारत में नागरिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र, और इधर असैन्य क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। तो बिहार से अभी तक 4 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, दूसरा प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे, बाल केंद्रित शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी बिहार के थे, और इसे 1963 में आपको भारत रत्न पुरस्कार मिला। जयप्रकाश नारायण का परिचय दे ही चुके हैं। इसे मरणोपरांत, मरने के बाद 1999 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। बिस्मिल्लाह खां का भी नाम सुने होंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो प्रसिद्ध सितार शहनाई वादक थे। शहनाई वादक थे कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इसे भी मरणोपरांत 2001 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला। तो ये 4 विभूति है, 4 विभूति है बिहार के, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण और बिस्मिल्लाह खां, जिनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। आप लोग संग्रहालय शब्द से परिचित होंगे। इसको अंग्रेजी में म्यूजियम कहा जाता है। ऐसा जगह जहां पर ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह होता है, उसको संग्रहालय कहते हैं। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई थी। अब यहाँ पर इस पेज में आपको बिहार के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, उनका जो जन्म स्थान है वो आपको दिया गया है। इन प्रमुख व्यक्तियों के बारे में अभी मैंने बताया भी है। विद्यापति के बारे में मैंने बताया, यह बिस्फी के रहने वाले थे, मधुबनी जिला में बिस्फी पड़ता है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है सिवान के जीरादेई नामक स्थान में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म छपरा के सिताब दियारा नामक स्थान में हुआ था। कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर जिले, जिसको आरा जिला भी कहा जाता है, उनके जगदीशपुर नामक स्थान पर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। मंडन मिश्र का नाम सुने होंगे, जिनका तोता भी संस्कृत बोलता था न। मंडन मिश्र की पत्नी थी भारती, जिससे कि शास्त्रार्थ में शंकराचार्य भी हार गए थे। मंडन मिश्र का जन्म महिषी, सहरसा जिला में महिषी पड़ता है, वहां हुआ था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री, इनका जन्म मुंगेर जिले के बरबीघा में हुआ था। शिव पूजन सहाय जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनका जन्म भोजपुर जिले के उन्नावास नामक जगह में हुआ था। जगजीवन राम का परिचय आप लोगों को दिए हैं। इनका जन्म
भोजपुर के चंदवा नामक स्थान में हुआ था। जानकी वल्लभ शास्त्री बहुत बड़े विद्वान थे। इनका जन्म गया के मेगरा नामक स्थान में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, परिचय आप लोगों को अभी दिए हैं इनका। इनका जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय जिले में हुआ था। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जो राजा होते हुए भी बहुत बड़े साहित्यकार थे। इनका जन्म रोहतास जिले के सूरजपुरा नामक स्थान पर हुआ था। हंस कुमार तिवारी का जन्म भागलपुर जिले में, मोहनलाल महतो वियोगी का जन्म गया जिले में, अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म कोई आवा औरंगाबाद में, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म ओराही हिंगना अररिया जिले में, नागार्जुन बौद्ध दर्शन के और घुमक्कर प्रवृत्ति के कवि बादल को गिरते देखा है। तरोनी नामक दरभंगा के तरोनी नामक स्थान में नागार्जुन का जन्म हुआ था। राम चतुर मल्लिक संगीत क्षेत्र से जुड़े थे। दरभंगा के अमता नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा जो कि आपको क्या है कलाकार हैं न, हीरो हैं, तो ये पटना के रहने वाले हैं। भिखारी ठाकुर जो कि भोजपुरी लोकगीत गाते थे और भोजपुरी में जिस तरह आपको मैथिली में विद्यापति का स्थान है, उसी तरह भोजपुरी में भिखारी ठाकुर का स्थान है। इनका जन्म सारण जिले के कुतुबपुर नामक स्थान पर हुआ था। ईश्वरी प्रसाद ये सब उतना फेमस नहीं है। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बेतिया में। राम वृक्ष बेनीपुरी जिसे कलम का जादूगर भी कहा जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी कलम का जादूगर, इनका जन्म मुजफ्फरपुर के बेनीपुर नामक स्थान में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इनका जन्म बिहार के पटना सिटी नामक स्थान में हुआ था। मजरूल हक का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो नोट में दिखिए ना रहा है। देख लीजिएगा नोट में। सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे न, अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई अध्यक्ष थे आपको कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। इनका जन्म आरा जिले में हुआ था। ठीक है। वैकुंठ शुक्ल जो क्रांतिकारी थे, वैकुंठ शुक्ल और योगेंद्र शुक्ल, ये वैशाली के रहने वाले थे। अब्दुल बारी जो है कोइलवर के रहने वाले थे और सब तो ठीक ठाक है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म पितोजिया समस्तीपुर में हुआ था। लालू प्रसाद यादव का जन्म गोपालगंज के फुलवरिया नामक स्थान में। नीतीश कुमार जी कल्याणपुर पटना के रहने वाले हैं। बख्तियारपुर पटना जिले में बख्तियारपुर अनुमंडल के कल्याणपुर के रहने वाले हैं नीतीश कुमार जी। और ये सब उतना नहीं है। अनूप लाल मंडल पूर्णिया के रहने वाले थे। सहजानंद सरस्वती बहुत बड़े किसान नेता थे। इनका जन्म पटना के बिहटा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। इनके बाद जो है बिहार का जो प्रमुख पर्व त्योहार है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है और इन पर्व त्योहारों के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये सारा पर्व त्योहार ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते होंगे। तो ये सब बिहार में मनाया जाता है। बिहार में वल्लभ भाई पटेल तो उस गुजरात के थे, बिहार के कहाँ थे सुबह बेबी, अभी बिहार का हम लोग पढ़ रहे हैं।
अब देखिए, बिहार में आपको गंगा नदी सबसे ज्यादा लंबाई में बहती है, मुख्य नदी है बिहार का। और इसके तट पर पटना, बक्सर, भागलपुर, मोकामा और मुंगेर, पटना, बक्सर, भागलपुर, मोकामा, मुंगेर, ये सब आपको गंगा नदी के तट पर बसा है। छपरा शहर जो है सरयू नदी के तट पर बसा है। वहीं सरयू नदी जो अयोध्या से होकर के बहती है, उसके तट पर छपरा बसा हुआ है। बूढ़ी बूढ़ी गंडक नदी के तट पर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, चंपारण, ये सब बूढ़ी गंडक नदी के तट पर बसा है। हाजीपुर और सोनपुर जो है नारायणी गंडक नदी के तट पर बसा है। गया जो है फल्गु नदी के तट पर बसा है। पटना के पुनपुन नदी भी पटना के बगल से बहती है। जहानाबाद, औरंगाबाद, ये सब पुनपुन नदी के तट पर है। दरभंगा जो है कमला नदी के तट पर है। पटना, मनेर, ये सब सोन नदी के तट पर है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सब महानंदा नदी के तट पर है ना। सप्तधारा जल कुंड जो है वह राजगीर में है। सप्तधारा जल कुंड कहाँ पर है? नागरिक रुकिए एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ, कहिए। हाँ, ऑनलाइन में नया क्लास स्टार्ट है, अभी वही क्लास चल रही है 8:30 बजे से। आ, हाँ, ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। टोटल 6000 है। हाँ तो, हाँ, क्या बोले? अच्छा, 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 मेरे नोट और वीडियो से पास किए, चलिए अच्छी बात है कम से कम। हाँ, अच्छा, अच्छा, चलिए। हाँ, कर सकते हैं ऑनलाइन, यही नंबर है मेरा, इस पर पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप कीजिए ना, अभी तो पढ़ाई शुरू ही हुई है ना, जितना भी करते हैं। एक सप्ताह से हो रहा है। हाँ, अभी तो जैसे कि प्रधान शिक्षक के लिए जितना नोट बना हुआ है ना, वो, वो लगभग वो सारा नोट आपको तो अभी दे देंगे, लेकिन सिलेबस आने के बाद जो है ना, जो सिलेबस कहेगा उसके मुताबिक नया नोट तैयार करके देंगे, क्योंकि अभी तो सिलेबस मालूम नहीं है। तो अभी जो नोट दे रहे हैं, तो जैसे कि अभी जो हेड मास्टर या हेड टीचर का जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें जो नोट्स हम लोग बनाए थे टीचर सब के लिए, तो अभी वो नोट दे रहे हैं। तो अभी वही चीज पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाना है। ठीक है। तो वो सारा चीज अभी पढ़ा रहे हैं, जब सिलेबस आ जाएगा फिर उस अकॉर्डिंग पढ़ाई होने लगेगी। 3 से 4 महीना समय लगेगा। हाँ, आप रखिए ना, अगस्त से पहले एग्जाम नहीं हो पाएगा। अच्छा, अच्छा, ठीक, ठीक, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, 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 ठीक है। ठीक है राहुल जी, अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो फिर मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो आप जो,
हाँ, चलिए कम से कम इतना तो विद्यार्थी सब एक्सेप्ट करता है कि सर आपका नोट कोई लड़का भेज दिया, यूट्यूब पर आपका वीडियो देखे और बहुत अच्छे अंकों से पास कर गए, तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो जो आप लोगों को बता रहे थे, 5-6 लोग क्लास थक गए दिखा रहा है पढ़ते सर। पढ़ते, इंसान से। हाँ, सर पटना नदी जो दिखा रहा है तो सोन नदी पे भी दिख रहा है, सोन नदी के तट पर भी दिखा रहा है, ऐसे पटना होकर के गंगा नदी भी बहती है, तो उसको जरा क्लियर तो कर दिया जाए लेकिन सर। तो मुख्य रूप से गंगा नदी, वैसे पुनपुन नदी भी उसी के बगल से बहती है, तो पुनपुन नदी के तट पर भी पटना दिखा रहा है, सोन नदी भी बह रही है, लेकिन मुख्य नदी जी, आपको गंगा नदी है, क्योंकि ये सारा यदि नदी पूछा तो जाए फिर पटना। गंगा में पटना किस नदी के तट पर बसा है, यदि क्वेश्चन आए तो आपको गंगा नदी ही जी टिक करना है। ठीक है। ठीक है सर। अब यदि गंगा गंगा ऑप्शन में नहीं रहे, सपोज दैट, तब आप पुनपुन या सोन जैसे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली गंगा नदी ही आपको याद रखनी ठीक सर। है। उनके बाद इसमें आपको जो कुंड सब है, ब्रह्म कुंड राजगीर में, मखदूम कुंड राजगीर में, तो कौन कुंड कहाँ पर है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। इनके बाद ये चीज तो आप लोगों को बता ही दिए हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रतिष्ठित बिहारी, ये वाला जो प्रमुख संस्थाएं हैं, इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेगा, बेकार का आप लोगों को दिमाग नहीं खर्च करना है, जो ये सब संस्था कब स्थापित हुआ, ये सब नहीं रहेगा। ठीक है। अब प्रमुख मेले या महोत्सव है इस पेज में। प्रमुख मेले या महोत्सव है, जैसे पितृपक्ष मेला गया में लगता है, सौराठ मधुबनी में लगता है, सोनपुर मेला हाजीपुर में, हरदी मेला मुजफ्फरपुर में। तो ये सब मेला सब है, जो कहाँ लगता है, किस अवसर पर लगता है, किस महीने में लगता है, कितना दिन लगता है, ये दिया हुआ है। ये बहुत समझने वाली बात नहीं है, इसको आपको नॉर्मली पढ़ लेना है, दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। और जो इसका 9वां पेज है वही, हाँ लास्ट में ये जलप्रपात वाला है। ठीक है। इसमें ज्यादा वो पूछता है ककोलत जलप्रपात। ठीक है। ये आपको नवादा जिला में है, कर्मनासा नदी पर। ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में कर्मनासा नदी पर है। दुर्गावती जलप्रपात जो है, रोहतास जिले में दुर्गावती नदी पर है। यही दो गो प्रमुख है, दुर्गावती और कर्मनासा। ये सब जनरली आपको एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है। तो ये आपको बिहार का सामान्य परिचय जो है बताया गया कल और आज की कक्षा में। अब इस पीडीएफ को आप लोग क्या कीजिएगा, तो कम से कम 2-3 बार पढ़िएगा। कल का जो रिकॉर्डिंग है, आज का जो रिकॉर्डिंग है, इसको जितना बार सुन सकते हैं उतना बार सुनिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपको जो है वो सारी बातें दिमाग में क्या होगी, रिप्लाई होगी। जितना बात अभी हम बोले हैं, तो पढ़ के जितना याद नहीं होगा, उससे ज्यादा आपको सुनने से, रिकॉर्डिंग सुनने से याद होगा। ठीक है। और रिकॉर्डिंग में यदि सुनिएगा तो जो तथ्य है उनके अलावे भी बहुत बात हम बोले हैं, तो वो बातें भी आपके दिमाग में क्या होगी, प्रवेश करेगी, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है आपका क्या होगा, इनसे तैयार होगा।
हमारी बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं? तो चलिए, सब लोग समझ पा रहे हैं। हेलो। समझ पा रहे हैं? हाँ, कहिए। हेलो हाँ, कहिए, आवाज सर, आपकी मेरी आ रही आवाज आ है। रही है? सर, आ ये रही है। जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात हो गया कि ऊंचाई वाले स्थान से पानी जो नीचे गिरता है झरना के जैसा, एकदम स्लोपली, उसको जलप्रपात कहा जाता है। हो गया तो कि मुझे लगा कि झरना ही होता होगा, फिर बोले सर से पूछ लेते, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। होता है प्राकृतिक रूप से, उसी को जलप्रपात कहते हैं। और कुंड हो गया कि नीचे से पानी जो है निकलता है। जी सर। काकोलत ठीक हम है। कर्मनाशा, अच्छा, कर्मनाशा नदी पर नहीं है, विकास सर बोल रहे हैं। हो सकता है कि बुक में मिसप्रिंट हो ना। देख लेते हैं हम भी थोड़ा सा। ककोलत जलप्रपात, क्योंकि विकास सर उसी एरिया के हैं, तो अब देखिए, ककोलत जलप्रपात के बारे में नवादा जिला का जो आधिकारिक वेबसाइट है, उसको हम खोल रहे हैं। एक सेकेंड। इसके बारे में दिया है कि ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में एक सुंदर जलप्रपात है जो लोकप्रिय दृश्यों के कारण पर्यटकों को लुभान्वित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्राचीन राजा ऋषि के अभिशाप द्वारा अ, एक प्राचीन राजा ऋषि के अभिशाप द्वारा अजगर में बदल गया था और झरने के भीतर रहता था। लोक कथाओं का सुझाव है कि कृष्णा अपनी रानियों के साथ स्नान करने के लिए यहाँ आया करते थे और यहाँ पूरे वर्ष पानी ठंडा रहता है। यह जमीन से 150 से 160 मीटर की ऊंचाई पर है। अब ककोलत जलप्रपात किस नदी के तट पर है? मैम, यदि आपको पता है विकास सर, तो बोल दीजिए। लोहबर नदी। अच्छा, लोहबर नदी। चलिए, एक नया नदी का आज हम भी नाम सुन लिए। लोहबर नदी के तट पर है ककोलत जलप्रपात। बहुत अच्छा बात। अब आप लोगों को आज का जो क्लास है, तो ये तो बिहार सामान्य ज्ञान 2 दिन से चल रहा था, और हमको लगता है कि कल मैथ ले लिया जाए, क्योंकि मैथ तो पूछना ही है पीआरटी में। प्राइमरी और मिडिल में भी कॉमन में मैथ पूछना ही है। तो कल हमारी इच्छा हो रही है कि मैथ का कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो है आप लोगों को कराया जाए, कि उस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग उसको बना पाए।
क्या आप लोग सहमत हैं? पेडागोजी हम 2-3 दिन रोक रहे हैं, इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि स्वतंत्रता बाद जो शिक्षा है ना, उसका थोड़ा हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो उनके बाद फिर वो टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हेलो हाँ कहिए। सर, 1 to 5 और 6 to 8 का तो सिलेबस अलग अलग होगा ना सर? अभी कुछ भी विभाग क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ अलग तो होना चाहिए। एक चीज सुनिश्चित है कि कॉमन पेपर सब में रहेगा, कुछ पेडागोजी, कुछ मैथ, कुछ बिहार स्पेशल सब में रहेगा। अब स्पेशली आपको कौन कौन सब्जेक्ट किस लेवल में जोड़ता है, वो अभी जब तक सिलेबस नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं कहा जा सकता। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। वैसे आप तो दोनों में पास है ना? नहीं सर, 6 to 8 मेरा नहीं हो पाया था। अच्छा, 1 to 5 हुआ है ना? सबसे ज्यादा हाँ, 1 सीट to तो 5। 1 to 5 ही में है, तो फिर टेंशन क्या है? नहीं सर, वही पूछ रहे थे कि जैसे सिलेबस दोनों का अलग होगा तो फिर आप कैसे पढ़ाइएगा, इसके लिए पूछ रहे नहीं थे। नहीं, जब सिलेबस आ जाएगी, यदि कुछ उसमें स्पेशल जोड़ेगा तो उसके लिए स्पेशल क्लास होगी, या जो कॉमन चीज है वो कॉमन ही चलेगी। जी, वही पूछ रहे थे कि मान लीजिए अगर कुछ अलग होगा तो फिर कैसे होगा? अभी वो चीजें हम पढ़ा रहे हैं जिसके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। जी सर। ठीक है, चलिए अब हम कल मिलते हैं फिर 8:30 बजे।